मित्रों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के बीच एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। हिंदी की जो अवधारणात्मक समझ है हमारी, वो बहुत जरूरी है कि वो हमारी स्पष्ट हो, तभी हम भाषागत या वर्तनीगत चीज़ों में सही उच्चारण, सही वर्तनी लिख पाते हैं और समझ पाते हैं। सबसे पहली चीज़ ये आती है कि जब भी प्रतियोगी परीक्षा में हम देखते हैं एक वर्ण विचार की अवधारणा आती है, तो वर्ण विचार में मैं सबसे पहले हमेशा ये कहता हूँ कि वर्ण या अक्षर दोनों में मूलभूत रूप से क्या अंतर है। तो देखिए, हम अक्षर जिसका शाब्दिक अर्थ है अ प्लस क्षर, अर्थात जिसका क्षरण नहीं होता, जो शाश्वत है, उसे अक्षर कहा जाता है। वास्तव में अक्षर ध्वनि की न्यूनतम इकाई या ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। भाषा का उद्देश्य होता है विचारों की अभिव्यक्ति, और ईश्वर ने मनुष्य को ही यह एक हम कह सकते हैं क्षमता दी है कि हम अपने विचारों को सहजता से स्पष्ट कर पाते हैं भाषा के माध्यम से, और वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच पाती है, संचार का माध्यम है। तो मैंने बताया भी कि अक्षर का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, जिसका क्षरण ना हो। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो ध्वनि माध्यम के रूप में है, अक्षर कहलाती है। जैसे मैं यदि बोलता हूं अ या क या ख, तो जब मैं इसे उच्चारित करता हूं तो ये क्या कहलाएगा, अक्षर। और जब इसी अक्षर को हम लिपिबद्ध करते हैं, किसी संकेत के माध्यम से उसको चिन्हित कर देते हैं, चिन्ह बना देते हैं। मैंने आ लिखा और हमने आ लिख दिया, तो जब वो वर्णित हो जाता है तो उसे वर्ण कहा जाता है। अर्थात जब वो भाषा के रूप में है, ध्वनि के रूप में है, तो अक्षर है भाषा की न्यूनतम इकाई, और जब वही अक्षर लिपिबद्ध हो जाता है तो वह वर्ण कहलाता है। अब जब ध्वनि की बात की जाती है तो दो प्रकार की हमारी ध्वनियां होती है। एक ध्वनि होती है स्वर ध्वनि और एक होती है व्यंजन ध्वनियां। वास्तव में बहुत ज्यादा अगर हम इसके गहराई में जाएं तो हम ये पाते हैं कि यह हमारी जो हिंदी भाषा है बहुत विज्ञान सम्मत भाषा है। दुनिया की एकमात्र ऐसी भाषा है जो जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। इसमें कोई दुराव नहीं, कोई इस प्रकार का ऐसा अंतर नहीं। जैसे हम अंग्रेजी में देखते हैं पीयूटी पुट होता है, लेकिन बीयूटी बट हो जाता है। हिंदी में ऐसी समस्या नहीं होती, क्योंकि ये पूरी तरह से विज्ञान सम्मत है, तार्किक है। इसका अपना एक निर्धारित क्रम होता है। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले अक्षर में स्वर और व्यंजनों की। स्वर किसे कहते हैं? वास्तव में स्वर का तात्पर्य होता है जब हमारे मुंह से कोई ध्वनि उच्चारित होती है तो हमारे फेफड़ों में पंपिंग होती है और वहां से वायु जो है मुंह से निःसृत होती है, निकलती है। तो स्वर ध्वनियां वे ध्वनि होती है जो हमारे मुंह से बिना किसी अवरोध के उच्चारित होती है। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे कि स्वर क्या है हमारे, अ, आ, ई, उ, तो ये जो स्वर हैं, जब आप इसको उच्चारित करते हैं तो हमारे कंठ से सीधे सीधे मुंह से बाहर निकलता है और रास्ते में कोई अवरोध नहीं, कोई रुकावट नहीं। तो स्वर क्या ध्वनियां हैं? स्वर वे ध्वनियां होती है जो मुंह से बिना किसी अवरोध के निर्बाध उच्चारित होती है ना। लेकिन व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन किसी न किसी अवरोध से उच्चारित होते हैं। इसी आधार पर व्यंजनों को वर्गीकृत किया जाता है ना। सबसे पहले होता है स्पर्शी व्यंजन। इसी आधार पर आगत व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्शी व्यंजन की। जैसे आपने देखा व्यंजन में हमारे पास अलग अलग पंचाक्षर होते हैं, 5-5 अक्षरों का समूह है। का वर्ग, च वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग है, पा वर्ग है। ये जो वर्ग हैं निर्धारित है, इनका एक क्रम है, और हर वर्ग में 5-5 अक्षरों का समूह है, पंचाक्षर। और हर वर्ग का अंतिम वर्ण जो है वो अनुनासिक होता है, क्योंकि उसका उच्चारण नासिका से होता है। जैसे हम क वर्ग की बात करें, क, ख, ग, घ, ङ, अंतिम वर्ण नासिका से उच्चारित है।
इसके बाद आता है च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड। इस प्रकार से हमारा एक निर्धारित क्रम है, इसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते और क्यों इसका क्रम है? क्या कारण है कि सबसे पहले क वर्ग आया, उसके बाद च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर ता वर्ग? तो उसका कारण है, जब हम ध्वनि का क्रम देखते हैं, जब हमारे फेफड़ों से ध्वनि निर्वात निकलती है तो सबसे पहले कंठ स्थान से हमारी ध्वनि टकरा कर निकलती है। आप देखेंगे अगर हम वर्ग का वर्ग के उच्चारित करें क, ख, ग, घ, तो आप देखोगे यहां कंठ से कहीं ना कहीं एक वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, और तब वह ध्वनि उच्चारित हो पाती है। इसलिए प्रथम वर्ग जो हमारा का वर्ग है इसे कंठव्य कहा जाता है। इसके बाद अगर हम अगले वर्ग की तरफ चलते हैं तो हमारा होता है च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। तो ये जो च वर्ग है ये हमारे तालु से उच्चारित होता है। आप बोल के देखिए, च क्या हुआ, हमारी जिह्वा तालु से टकराती है और जिसके परिणाम स्वरूप च वर्ग का उच्चारित है। च, छ, देखिए यहां भी क्या हो रहा है, जिह्वा तालु से टकरा रही है, ज जिह्वा तालु से टकरा रही है। इस प्रकार से जो च वर्ग है के अक्षर है हमारे सभी, वो सारे कैसे हैं, तालव्य कहलाते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान तालु है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम ट वर्ग। तो ट वर्ग में क्या हो रहा है कि जब इनका उच्चारण होता है तो हमारी जिह्वा क्या होती है, मुड़ती है, फोल्ड होती है, और उसके बाद वो तालु के अग्रभाग से अर्थात जिसे मूर्धा कहा जाता है वहां से टकराकर उच्चारित होती है। अब देखिए ट, ठ, ड, क्या हो रहा है, हमारी जिह्वा फोल्ड हो रही है, मुड़ रही है, और फिर सीधे जाकर तालु के अग्रभाग मूर्धा पर टकराती है। इसलिए इसे तालव्य मूर्धन्य कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण मूर्धा से होता है और इसमें जिह्वा अंदर की तरफ घूमते हुए ऊपर की ओर टकराती है ना। अगले वर्ग की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं त वर्ग आता है। हमने पहले कंठ से बात की, फिर हमने कंठ के बाद आगे बढ़े तो तालु, तालु का अग्रभाग मूर्धा, और मूर्धा से आगे बढ़ते हैं हम तो दांत, त, थ, द, ध। इनका उच्चारण करके देखें आप तो क्या हो रहा है, जिह्वा दांतों से टकरा रही है, इसलिए इन्हें दंतव्य कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान दांत होता है। आप बिना जिह्वा को दांतों से टकराए उच्चारित नहीं कर सकते। और हम इसके आगे बढ़ते हैं तो प वर्ग आता है, प, फ, ब, भ। यानी इनका उच्चारण जब आप कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपके ओंठा पर होठ टकरा रहे हैं, इसलिए उसे ओष्ठ वर्ग कहा जाता है, क्योंकि उनका उच्चारण स्थान होठों से होता है ना। तो ये क्रम है, निर्धारित है, इसलिए इसी क्रम के आधार पर इनका स्थान रखा गया है, और इसको स्पर्श होने से स्पर्शी व्यंजन हो गए। इसी प्रकार आप देखेंगे या, रा, ला, वा, शा, ये शुष्क व्यंजन कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि उसमें ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, ऊष्मा निकलती है इनके उच्चारण से कहीं ना कहीं। ठीक है, आगत है फ, प, जिसमें आपने देखा होगा नुक्ता लगा होता है, यह आगत है क्योंकि अरबी भाषा से उर्दू से लिया गया है। छत्रज्ञ, ये क्या है हमारे, ये मिश्र संयुक्त कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसमें जैसे छ है तो का और श मिलकर क्ष बन रहे हैं, त्र है ता और र मिलके बन रहे हैं, है ना, ज्ञ है ग और न मिलके बन रहा है। इस प्रकार से ये संयुक्त हैं। तो हमने अभी देखा कि किस प्रकार से व्यंजनों का स्थान होता है, व्यंजनों का एक वर्गीकरण होता है। ये अगर वर्गीकरण को हमने समझ लिया तो हम भाषा को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। मैं एक अच्छा सा छोटा सा उदाहरण बताता हूं आपको। रुद्र भट्ट का श्रृंगार तिलक एक पुस्तक है। उस कृति में जो नायक है, एक युद्ध के दौरान उसका होठ कट जाता है, तो आप मानेंगे कि रुद्र भट्ट ने पूरे उस उपन्यास में, उस औपन्यासिक कृति में जो नायक है उससे एक भी शब्द ऐसा उच्चारित नहीं किया जो औष्ठ्य वर्ण हो, अर्थात जो होठों से बोला जाता है, क्योंकि उसका होठ कटा हुआ था। इतनी समृद्ध हमारी परंपरा रही है, हमारे साहित्य रहा हमारा। हम वर्णों की बात करते हैं तो तुलसीदास जी अपनी रामचरितमानस के पहले श्लोक में लिखते हैं, वर्णानामार्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानामश्च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। जिस प्रकार से वर्ण और उसका अर्थ संपृक्त होते हैं, जुड़े होते हैं, उसी प्रकार से शिव और पार्वती संपृक्त है। तब तक हम उनका अर्थ और शब्द को नहीं जोड़ पाएंगे, तब तक अर्थ को हम नहीं प्रतिपादित कर पाएंगे। धन्यवाद। आज अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।